इस बार देशवासी जो है 4 दिवाली मनाने वाले हैं। मंत्री जी करें कि रेवड़ी बांटने का कल्चर ठीक है क्या? अगर इस तरह का लाभ कांग्रेस पार्टी भी अपने राज्यों में दे। मंत्री अश्विनी बसों जी कहते हैं कि 12,000 ट्रेन बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। अब पूरे भारत में करीब 13,500 लगभग ट्रेन चलता है, तो ये आंकड़ा का हेर फेर बहुत ज़्यादा होते रहता है, ये समझ में नहीं आता है। तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है। यहाँ गाजीपुर से लेकर गाज़ियाबाद तक अगर आप देखेंगे तो रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बिजली हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें जो है बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे विकास हुआ है। बिना हिंदू मुस्लिम किए, मंदिर मस्जिद किए उनकी भाषण शुरुआत नहीं होती है। इस ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वह निश्चित रूप से अगर कोई करता है तो वह महागठबंधन के लोग करते हैं। कि आने वाले 14 नवंबर को निश्चित रूप से जो है चौथी दिवाली बिहार के वासी मनाएंगे। बिहार में अगर 243 सीटों पे चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो महागठबंधन के उम्मीदवार 256 हैं। बिहार में उसको जेएमएम कह रहा है कि आरजेडी धोखेबाज पार्टी है, वैसे तो कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में और यहाँ पर सरकार में कहीं न कहीं जाति विशेष पार्टियां हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही हैं। कोई क्लियर नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी चुन के आने के बाद ये आगे के भविष्य के गर्भ में ये बातें हैं। नमस्कार, मैं हूं जफर इकबाल और इस समय मैं हूं गाजीपुर जनपद के ज़मानिया में हूं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुंबई स्पोक पर्सन प्रवक्ता हैं यहाँ पर। और मैं बता दूं कि इनका निवास स्थान गाजीपुर में करंडा क्षेत्र के कटरिया से निवासी हैं। और गाजीपुर और बिहार का बॉर्डर सटा हुआ है। बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो चूँकि गाजीपुर से हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे और किस तरह से वहाँ चुनाव हो रहा और बीजेपी का जो और उनका कथनी करने में अंतर है कि काम उसी तरह से हो। माननीय गृह मंत्री जी ने इस बार बिहार चुनाव को लेकर एक बात कही है, जिसमें 14 नवंबर का उन्होंने जिक्र किया है कि इस बार देशवासी जो है 4 दिवाली मनाने वाले हैं। परंपरागत दिवाली जो मनाई गई है अभी, वो दूसरी जो महिलाओं और दीदियों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया दिया गया उसकी दिवाली, और तीसरी जो 395 वस्तुएं हैं जिसपे 5% जीएसटी कर दिया गया है और 0% जीएसटी कर दिया गया है, तीसरी वो दिवाली। और चौथी दिवाली जो 14 नवंबर को मनाई जाएगी, वो प्रचंड मतों से जब एनडीए की सरकार वहाँ पे बनेगी तो बिहार के जो निवासी हैं वो चौथी दिवाली जो है बिहार में मनाएंगे। 10,000 वाला बात किए हैं, तो प्रधानमंत्री जी कहें कि रेवड़ी बांटने का कल्चर, 80,000 राशन बांटने, 80 करोड़ परिवार को राशन बांटने का कल्चर, ये ठीक है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मकसद जो है वह देशवासियों को, जनता को समृद्ध बनाना है। और अगर गरीब जनता को हम राशन के माध्यम से उनको, उनके घर में अगर चूल्हा जलता है, तो ये प्रधानमंत्री जी ज़रूर चाहेंगे कि पहले इंश्योर करेंगे कि उनके घरों में चूल्हा जले, उसके बाद वो मेहनत करें। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें उनको सीधा लाभ हो रहा है, मेहनत करें, अपना घर बसाएं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। रही बात जहाँ तक ये इन योजनाओं का लाभ का, तो निश्चित रूप से योजनाओं का लाभ अगर जनता को मिलता है तो ये अच्छी चीज़ है। अगर इस तरह का लाभ कांग्रेस पार्टी भी अपने राज्यों में दे, इस तरह का लाभ अगर दूसरी पार्टियां जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हैं अपने राज्यों में दे, तो ये अच्छी बात है। ये तो एक तरह से हेल्दी कंपटीशन है। आप अगर जनता के हित में अगर उनको डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम करते हैं तो ये जनता के लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है। जन स्वराज के जो है पीके प्रशांत किशोर जी, वो कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, पलायन रोकना है, यहाँ रोजगार चाहिए। 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए जो आप देख रहे हैं रेल में आज कंडीशन है, किस तरह से आ रहे हैं प्रवासी अपने छठ महापर्व मनाने के लिए दीपावली में। और जो रेल मंत्री अश्विनी बसों जी कहते हैं कि 12,000 ट्रेन बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। अब पूरे भारत में करीब 13,500 लगभग ट्रेन चलता है, तो ये आंकड़ा का हेर फेर बहुत ज़्यादा होते रहता है, ये समझ में नहीं आता है। और जिस तरह से जन स्वराज के पीके आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, मैं आपको बता दूं कि पिछले जब एनडीए की सरकार थी, पिछली सरकार में ही 4.25 करोड़ गरीब जनता जो है वह गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुकी है। और आज तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है। और रही बात विकास की, तो आप जैसा भी आप चर्चा कर रहे थे कि हम लोग सीमावर्ती ज़िले से हैं,
और इसका कितना प्रभाव जाएगा, तो निश्चित रूप से योगी जी का जो शासन है यहाँ गाजीपुर से लेकर गाज़ियाबाद तक अगर आप देखेंगे तो रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बिजली हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें जो है बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे विकास हुआ है। और उसी तर्ज पे अगर योगी जी उनके भाषण में बिना हिंदू मुस्लिम किए, मंदिर मस्जिद किए उनकी भाषण शुरुआत नहीं होती है, इस पर क्या कहेंगे? विकास हो रहा तो विकास वोट मांगिए फिर। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वह निश्चित रूप से अगर कोई करता है तो वह महागठबंधन के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखती है और जितने भी केंद्र की योजनाएं हैं बिना धर्म बिना जाति देख के सबके पास पहुंचती हैं। लेकिन मुद्दे जो उठाते हैं, राहुल गांधी इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जिसमें कि ध्रुवीकरण की राजनीति नज़र आती है। आरजेडी के लोग जो है कभी MY फैक्टर पे बात करते हैं, उन्हीं को केंद्रित करते हैं। आप यहाँ का अखिलेश की बात ले लीजिए तो उन्होंने किस तरह से अभी जो हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है दीपावली, उसके ऊपर कहा कि आप दिए मत जलाइए, आप जो है सिर्फ क्रिसमस की तरह लाइट बिजली जलाइए। तो इस तरह की जो बातें हैं कहीं ना कहीं ये समाज में हाँ, समाज में इस तरह की बातें करके और समाज को तोड़ने का ये लोग काम करते हैं। समाज को जोड़ने की राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। राहुल गांधी का बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो पहले थे, जो उनकी स्पीच पहले होती थी और जो अब जो हो रही है उसमें कितना चेंजिंग है अन्य नेताओं की अपेक्षा? देखिए, बात यह है कि कोई भी अगर इस तरह का नेता हो उसको एक विज़न होता है। अगर उसका विज़न देश को आगे बढ़ाने के लिए है, अगर उसका विज़न देशवासियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए है, अगर उसका विज़न रोजगार देने का, शिक्षा देने का, समाज में अच्छे कार्य करने का है, तो निश्चित रूप से जनता उसको सराहेगी। लेकिन विडंबना ये है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो सरकार की बुराई करते करते अगर विदेशी मंचों पे जाते हैं तो भारत की भी बुराई करने लगते हैं। यही अंतर है। जब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे तो भारत की बुराई नहीं कर पाते थे, लेकिन आज विदेशी मंचों पे अगर आप देखेंगे, अमेरिका में जब गए थे तो किस तरह से उन्होंने भारत कुछ ऐसी बातें कहीं जो भारत के अखंडता पे जो है वो कहीं ना कहीं कटाक्ष था। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को ये समझने की ज़रूरत है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज़ करिए, देश को क्रिटिसाइज करने का काम कभी नहीं करें। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो पहले कहते थे कि भारत में जन्म लेना पहले बहुत पाप होता था, इस तरह के बयान आते रहते हैं। नहीं, उस तरह का बयान के ऊपर मैं यही कहूँगा कि आप नरेंद्र मोदी जी के उस बयान को पूरा सुनिए। मैंने स्वयं सुना है उस बयान को। वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से ऐसा कह रहे थे कि पहले जब बाहरी लोग आते थे हमारे देशों में तो वो हमारे विकास को नहीं दिखाते थे, हमारे गरीबी को दिखाते थे और सांप सपेरों का देश कहते थे, पिछड़े का देश कहते थे। लेकिन आज जब वो आते हैं तो हमने जो विकास के कार्य किए हैं पिछले 11 सालों में, उस विकास कार्यों को वो जाकर बाहर में प्रसारित करते। तो वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने इस बात को कहा। बिहार का चुनाव में एनडीए एकजुट दिखाई नहीं दे रही है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार भी आमने सामने हैं। अमित शाह को 2 दिन जाकर वहाँ डेरा डालना पड़ा। तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है एनडीए में? क्या देखिए, बिहार के चुनाव के संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि आने वाले 14 नवंबर को निश्चित रूप से जो है चौथी दिवाली बिहार के वासी मनाएंगे और एनडीए की भारी मतों से जीत के साथ मनाएंगे। रही बात जहाँ तक गठबंधन की, तो एनडीए के सारे घटक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न को अच्छी तरह जानते हैं और वो जानते हैं कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो बिहार की भलाई के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। तो हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हमारे अंदर संवाद है, कोई भेदभाव की बात नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं पे महागठबंधन की बात कर लें तो महागठबंधन में बिहार में अगर 243 सीटों पे चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो महागठबंधन के उम्मीदवार 256 हैं। यानी कि जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा महागठबंधन ने उम्मीदवार उतार दिया है। एक एक सीट पे महागठबंधन के 2-2 प्रत्याशी खड़ा किए गए। ये यही दर्शाता है कि आपस की लड़ाई जो है ये सामने जगजाहिर हो चुकी है। अब ये चुनाव से पहले भी इनका कोई संयुक्त बयान नहीं आया है गठबंधन को लेकर के। चुनाव से पहले इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। यह साफ दर्शाता है कि चुनाव के पहले आपसी सुरफुटोल इस कदर है कि महागठबंधन सिर्फ महालठबंधन के रूप में नजर आने लगा है। तो अगर खुदा न खास्ते अगर सरकार बन जाती है तो वह सरकार कितनी दिन चलेगी
और कितना हित में काम करेगी ये जनता सब देख रही है, सब जानती है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, यह महागठबंधन स्वार्थपरक राजनीति है। हर पार्टी अपनी स्वार्थ सोच रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। कोई ये नहीं चाह रहा है कि विकास की राजनीति के लिए आपसी सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। जो पार्टी जेएमएम, जिसके साथ आप झारखंड में कांग्रेस सरकार में है, वो आरजेडी सरकार में है, वहाँ पे वो बिहार में उसको जेएमएम कह रहा है कि आरजेडी धोखेबाज पार्टी है, तो ऐसे तो कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में और यहाँ पर सरकार में है। ओम प्रकाश राजभर जो है, हाँ। वो बिहार में जाके अपने इंडिपेंडेंस प्रत्याशी अपने पार्टी के सारे खिलाकर उनको गठबंधन में नहीं रखा गया तो गुस्सा हो गए हैं। और यूपी में बीजेपी के साथ अलायंस में है, वो भी वहाँ प्रत्याशी खड़ा करा दिए हैं। नहीं, वो उत्तर प्रदेश में अलायंस में है। हाँ, तो बिहार में भी वो मांग कर रहे थे कि हमको 3-4 सीट चाहिए। हाँ, लेकिन वो बात सही है, आप जो कह रहे हैं कि बिहार में उनकी मांग थी, लेकिन हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, एक एजेंडे के तहत हम गठबंधन करते हैं। अगर उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उनकी सहमति रहती है, वो तो हमारे साथ गठबंधन में आ सकते हैं। और हमारी एक ही बात रहती है कि हम बिहार के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए काम करें। अगर उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो हमारे साथ कहीं भी जुड़ते हैं तो हम निश्चित रूप से उनसे जुड़ने का काम करेंगे। लेकिन सीटों का हेर फेर के लिए आप बात करिए जेएमएम से, क्या कारण है, क्यों नहीं उनको गठबंधन में शामिल किया गया। पप्पू यादव का स्टेटमेंट उठा लीजिए, तारिक अनवर का, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका स्टेटमेंट उठा लीजिए। कह रहे हैं कि उनको गठबंधन में लेना चाहिए था, लेकिन गठबंधन में ले गए कैसे? ठगबंधन है पूरी तरह से। तो बिहार का चुनाव जो है विकास बनाम जाति पर पैटर्न पर आ रहा है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? जाति पर चुनाव लगे, विकास पर लड़ा जाएगा? देखिए, अगर आप एक दृष्टिकोण देखें सारी पार्टियों का, तो कहीं ना कहीं जाति विशेष पार्टियां हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही हैं। चाहे आरजेडी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे अन्य पार्टियां हैं महागठबंधन की, वो जाति विशेष पार्टियां हैं। तो निश्चित रूप से जातीय समीकरण सेट करने का काम उनका है और वो उस हिसाब से अपना टिकट का बंटवारा कर रही हैं और लड़ाने का काम कर रही हैं। लेकिन एनडीए की बात जहाँ तक है, हमने देखा है कि एनडीए में हम उस कैंडिडेट को उतार रहे हैं जिसकी लोकप्रियता उस क्षेत्र में है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे उस विधायक को हम लोग फिर से टिकट देने का काम कर रहे हैं जिसने विकास का काम किया है। तो हमारा मुख्य मुद्दा जो है वह विकास का है और हम विकास को पहले वरीयता देते हैं। बाकी पार्टियां हैं, जाति विशेष पार्टियां हैं, वो जातीय समीकरण पे काम कर रही हैं। बिहार में एसआईआर जो मुद्दा था, उस मुद्दा पर कुछ असर पड़ रहा है या? देखिए, जनता ने जो सिरे से नकार दिया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस मुद्दे को, कारण उसका ये है कि ये जो मुद्दा उठाया गया वह सैद्धांतिक रूप से सही मुद्दा नहीं था। अगर वोटर लिस्ट में कोई त्रुटियां हैं, चुनाव आयोग समय देता है, आप अपना उस समय के दरमियान अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और अपने नाम को फिर से चुनाव लिस्ट में डलवा सकते हैं। तो ये कोई मुद्दा बिहार के जनता के लिए है नहीं। और एसआईआर जो प्रक्रिया है, ये चुनाव आयोग सभी राज्यों में करने के लिए कहा है और उस प्रक्रिया के तहत जो भी मृतक हैं, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जो दूसरे प्रदेशों में स्थापित हो चुके हैं, इन लोगों का अगर नाम उसमें से हटाया जाता है, सुधारीकरण किया जाता है, तो निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है जिसका स्वागत महागठबंधन के लोगों को भी करना चाहिए। ये चुनाव को, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की एक प्रक्रिया है, जो कोई मुद्दा नहीं रह गया है बिहार में लोगों के लिए। जो राहुल गांधी जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, तेजस्वी यादव जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, वो बिल्कुल सरासर गलत है। ये एक सुधारीकरण की प्रक्रिया है जो चुनाव की प्रक्रिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेगी। यूपी में चुनाव है 2027 में, विपक्ष समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर, किसान का, खाद का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम मुद्दा चुनौती है सरकार के सामने। 2 साल का, 2 बार का कार्यकाल इनका पूरा होने वाला है, तो 10 साल का जो कार्यकाल होगा, ये चुनौतियाँ कितनी कारगर रहेगी विपक्ष के लिए? देखिए, अभी आपको मैंने कहा कि अगर प्रदेश की जनता गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक अगर नज़र उठाकर देखेगी तो 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर दिखेगा उनको। यह कोई आंकड़ों से बताने वाली चीज़ नहीं है, यह आज अनुभूति करने वाली चीज़ है कि आप जब यहाँ से निकल के गाजियाबाद तक जाते हैं
तो रोड की सुविधा कितनी अच्छी हो गई है। आज अपने घरों में रहते हैं आप, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए 2017 के पहले की बिजली और आज आपको 24 घंटे बिजली का सुविधा उपलब्ध है। आज ऑनलाइन चीज़ें सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। अगर आप देखेंगे तो जो सत्ता जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपेक्षा से बड़ी बिजली का हो या तमाम गाड़ी का हो, जैसे जीएसटी का बात किए कि जीएसटी उत्सव में चल रहा है, तो इससे पहले भी जो 2017 में जीएसटी लगाया गया था तो यही सरकार लगाई थी। तो विपक्ष ये कह रहा है कि 8-9 साल तो खूब लूट मचाए हैं, उसी को कम कर दिए हैं। विरोधी ये नहीं कह पा रहे हैं कि जब भी एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जब भी सेस लगता था, उस समय टैक्स कितना लगता था और आज उसी के बेसिस पे हमने जीएसटी शुरू किया और कई चरणों में जीएसटी में हमने सुधार किए। और जब एक्साइज ड्यूटी जब लगती थी और आज के जीएसटी के जो रेट हैं उस पर आप कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितनी दरें कम हुई हैं। तो ये दूध का दूध पानी हो जाएगा। आखिरी सवाल, बीजेपी लाभार्थी योजना कोई अपना उपलब्धि बताती है, रोजगार, नौकरी, शिक्षा में फेल्योर है हर स्टेट में, ये आरोप लगता है। नौकरी के नाम पर यहाँ पर यूपी में देख रहे हैं वैकेंसी नहीं निकली कई बार से, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, जितनी इंडस्ट्रियों का आना, अगर उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए बहुत सारी इंडस्ट्रियां लग रही हैं और बिहार में भी जिस तरह से इंडस्ट्री के ऊपर काम किया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से बहुत सारी नौकरियां जो हैं वह आज बिहार में भी उपलब्ध है। आज बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो पहले दिल्ली और मुंबई चले जाते थे, दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने जाते थे, वह संख्या बहुत हद तक घटी है, क्योंकि आज जो वो कमाई बाहर जाके करते थे वो कमाई उत्तर प्रदेश में रह के भी कर सकते हैं, बिहार में रह के भी कर सकते हैं। तमाम ऐसे रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं जहाँ पे वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है कि रोजगार के यहाँ पे बहुत कमी है। निश्चित रूप से सरकारी जो है रोजगार जितने भी रहते हैं उसको देने का कोशिश करती है, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इंडस्ट्री लगाने के कारण, इंडस्ट्री लगाने के माध्यम से उद्योग लगा करके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर दिया जाए, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। बिहार का जो चुनाव है, एक मतभेद पैदा हो गया है कि जो चुनाव हो रहा है एनडीए का, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या विधायक दल का नेता चुनाव के बाद चुना जाएगा? क्योंकि पहले हुआ था बात कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी, लेकिन चिराग पासवान, अमित शाह का बयान आया है कि विधायक दल का नेता बाद में चुना जाएगा। तो देखिए सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं आपके चैनल पे एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले भी माननीय अमित शाह जी से यह प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने जो बात कही वही मैं दोहराना चाहता हूँ कि देखिए बिहार का चुनाव निश्चित रूप से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ रहे हैं। अब चुनाव के बाद जो भी परिणाम आएंगे वो जो हमारा गठबंधन दल है, जो विधायक जीत के आएंगे, वह जो है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो अपना नेता का चुनाव करें। तो मतलब विधायक दल का नेता अभी कोई क्लियर नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? अभी चुन के आने के बाद ये आगे के भविष्य के गर्भ में ये बातें हैं कि कौन चुन के आ रहा है, कौन विधायक महागठबंधन के खिलाफ जब हम एनडीए जीत के आएगी। नीतीश कुमार 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस बार लग रहा है कि 14 नवंबर अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हो सकता है कि अगला मुख्यमंत्री कोई नया चेहरा आ जाए। नहीं, अभी तो हाल फिलहाल के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आगे जिस तरह के परिणाम आएंगे उसके हिसाब से आगे का निर्णय भविष्य के गर्भ में है और वो विधायक दल ही तय करेगा, संवैधानिक तरीके से होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और गाजीपुर के राजनीति से निकल के आप महाराष्ट्र के राजनीति में एंट्री मारे हैं।